सी द स्टेटमेंट फर्स्ट कि सेकेंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम का स्टेटमेंट है तो थोड़ा बड़ा दिखता है। एक्चुअली ये जो दो पार्ट है ना, दिस कम्स अंडर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल, ऑपरेशंस ऑफ एन आइडियल, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल या फिर मैं कहूँगा ऑपरेशंस ऑफ आइडियल के ऊपर ये दोनों आ जाता है। लेकिन बिकॉज हम लोग ने ऑपरेशंस ऑफ आइडियल नहीं किया है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट और सेकंड को पहले प्रूव करेंगे फिर थर्ड को जाएंगे। लेकिन पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते। स्टेटमेंट क्या कहता है सेकेंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम? कहता है कि इफ R is an ideal, R is a ring and I is an ideal of the ring R and my S is a subring of R। और हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने एडिशन ऑफ टू सेट्स डिफाइन किया। वहां पे I is an ideal and S is a subring, हम लोग ने इन दोनों के एडिशन को डिफाइन किया है by x plus y where x is an element of I and y is an element of S। सिंपल सा जैसा दिख रहा है, तो हम लोग को क्या करना है, दो एलिमेंट्स को सिर्फ ऐड करना है, राइट। पहला एलिमेंट हम लोग I में से लेंगे, दूसरा एलिमेंट हम लोग S में से लेंगे, एक एक एलिमेंट को दोनों में से लेके ऐड करना है और उस सेट को जमा करते जाना। तो पहला चीज हम लोग प्रूव करेंगे कि ये जो हमने सेट डिफाइन किया दैट विल बी अ सबरिंग। दूसरा चीज हम लोग प्रूव करेंगे कि आई इंटरसेक्शन विथ एस इज एन आइडियल ऑफ एस। ये दोनों चीज की हमें रिक्वायरमेंट क्यों है? दिस टू स्टेटमेंट्स आर वाई रिक्वायर्ड टू प्रूव बिकॉज यू सी जो थर्ड मेन सेकेंड थियरम जो है सेकेंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, उसके अंदर ये दोनों सिंबल्स यूज हो रहे हैं। यहाँ पे I प्लस जो है, यहाँ पे उन्होंने एज अ रिंग लिया, इसलिए वी आर सपोज टू प्रूव कि इट इज अ सबरिंग ऑफ R। बिकॉज अगर वो सबरिंग है देन इट सेटिस्फाई ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द R। उसके साथ साथ हमें ऑलरेडी दिया था कि I इज एन आइडियल ऑफ R, हेंस इट विल बी आइडियल ऑफ I प्लस एस ऑल्सो। इसीलिए यहाँ पे ये जो फैक्टर है वो फैक्टर इसीलिए डिफाइन हो रहा है। उसके साथ साथ उन्होंने I इंटरसेक्शन एस को नीचे लिखा है। नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, तो नीचे हम लोग आइडियल्स को लिखते हैं, तो वी आर सपोज टू प्रूव इट कि वो आइडियल है। ठीक है, इफ यू वांट ये सेकंड वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हो, बट इट कम्स अंडर द ऑपरेशंस ऑन एन आइडियल करके आ जाता है वो कॉन्सेप्ट, तो हम लोग आज ही इसको कर लेते हैं। ठीक है, सो अगर सपोज क्वेश्चन में आता है कि 6 मार्क्स के लिए सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम को प्रूव करना है, स्टेट भी करना है, तो अगर आपने ये पहले दो पार्ट को स्किप किया, डायरेक्टली स्टेटमेंट लिख के ये थर्ड पार्ट को प्रूव कर दिया ना, सो यू विल गेट अ 6 मार्क फुल। लेकिन स्टेटमेंट के साथ है तो ठीक है। सो बहुत सिंपल सा है। हमें पता है कि आपको तो ऑलरेडी पता है कि क्या होता है कि अगर आपने फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम को प्रूव कर लिया तो उनके ही स्टेटमेंट्स हम लोग यूज करते हैं इन द सेकेंड एंड थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। लेकिन उससे पहले हमारे दो जो छोटे छोटे से प्रूफ है ना, उनको हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू प्रूव फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट का प्रूफ देखते हैं कि क्या करना है। मुझे प्रूव करना है कि I प्लस एस इज एन आइडियल सबरिंग ऑफ R। वी आर अज्यूमिंग कि I जो है और S जो है दिस आर नॉन एम्प्टी सबरिंग एंड सब आइडियल्स। बिकॉज एम्प्टी रहेगा ना तो हमें कुछ उससे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। वी आर नथिंग टू प्रूव व्हेन इट इज एम्प्टी, है ना। तो एम्प्टी वाला केस को हम लोग थोड़ा साइड में रखते हैं बिकॉज इट इज टू ट्रिवियल केस। तो हम लोग क्या करते हैं, मुझे ये प्रूव करना है कि इट इज अ सबरिंग ऑफ R। सबरिंग का मतलब क्या होता है कि सबरिंग का मतलब कि हमें दो कंडीशंस को चेक करना होता है। सबरिंग टेस्ट हमें क्या प्रूव करना है कि अगर उसमें से मैंने दो एलिमेंट्स लिए देन उनके सब्ट्रैक्शन लो या फिर उनका प्रोडक्ट लो, दैट मस्ट बी इनसाइड दैट सेट। करेक्ट, तो मैं क्या करता हूँ, दो एलिमेंट इसके अंदर ले लेता हूँ, I प्लस एस में से दो एलिमेंट्स ले लेता हूँ। अब I प्लस एस के अंदर एलिमेंट्स कैसे दिखते हैं, तो एलिमेंट्स आर नथिंग बट x प्लस वाई वाले फॉर्म में रहते हैं, वेर x इज एन I एंड y इज इनसाइड s। सो मैं वैसे फॉर्म वाले ऐसे फॉर्म वाले दो एलिमेंट्स लेता हूँ। सो आई कंसिडर टू एलिमेंट्स x प्लस वाई एंड a प्लस बी इनसाइड, जिसको मुझे रिंग बताना है। करेक्ट, मैंने दो एलिमेंट्स ले लिया। अब मैं प्रूव क्या करूंगा कि इनके सब्ट्रैक्शन और इनका जो प्रोडक्ट रहता है दैट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ I प्लस एस। मुझे इतना पता है कि I इज एन आइडियल एंड S इज अ सबरिंग, ये दोनों आइडियाज को मैं यूज कर सकता हूँ। तो पहले तो मैं सब्ट्रैक्शन को कंसिडर करता हूँ। कंसिडर x प्लस वाई माइनस a प्लस बी। ठीक है, सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे, तो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन होगा, यानी कि x प्लस वाई माइनस a माइनस बी। करेक्ट, हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे एक्चुअली ये -1r होता है, वो -1r जो है वो हम लोग ने अंदर स्प्लिट कर दिया तो इट बिकम्स एस। हम लोग यहाँ पे इंटीजर्स में काम नहीं कर रहे, एक्चुअली सब चीजें इंटीजर्स जैसा क्यों दिख रहा है, बिकॉज वी नो रिंग क्या है, इट इज नथिंग बट अ जनरलाइजेशन ऑफ एन इंटीजर। इसलिए चीजें सेम होती है लेकिन उनके पीछे के मतलब अलग है। यहाँ पे क्या है, -1 यानी कि -1r था, वो हम लोग ने अंदर स्प्लिट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट किया, इसलिए -1 माइनस ए माइनस बी हुआ। अब मैं इन दोनों को साथ में लिखता हूँ। सो इट इज x माइनस ए प्लस y माइनस बी। तो ये जो फर्स्ट जो चीज है यानी कि x माइनस ए, क्या ये एलिमेंट ऑफ I होगा?
ये होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? सिंस इफ आई टेल x प्लस वाई इज एन एलिमेंट ऑफ दिस, implies me my x is an element of I, correct, and my y is an element of S. If I tell you my a plus b is an element of I plus S, that means my a is an element of I and b is an element of S, correct. Now I know my x and a both are element of I is an ideal, that means उनका subtract करने के बाद आंसर आइडियल I के अंदर ही रहेगा. Similarly my y minus b is again an element of S. What is the reason? Since my S is nothing but a subring and y and b are the element of S, है ना. तो मुझे पता चला कि फर्स्ट इज फ्रॉम I, सेकेंड इज फ्रॉम S, दैट मीन्स एडिशन इज फ्रॉम I प्लस S, करेक्ट. तो सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट तो बहुत ईजी था. मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा सोचना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, तो थोड़ा आइडियल का यूज करना पड़ेगा. सो लेट जस्ट कंसिडर द मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो. सिंपल ही है. कंसिडर द मल्टीप्लीकेशन दैट इज x प्लस वाई एंड a प्लस बी. मल्टीप्लाई कैसे करोगे? तो हम लोग सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बिकॉज वी हैव द डिस्ट्रीब्यूटिविटी, राइट. सो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सो इट इज एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस वाई ए प्लस वाई बी. अब हमें इसके साथ ऐसा खेलना है कि माई आंसर मस्ट बी इनसाइड एस प्लस आई, यानी कि आई प्लस एस, वेयर आई इज नथिंग बट एन आइडियल एंड एस इज नथिंग बट ए सबरी. ठीक. तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो इन दोनों को कॉमन ले लेता हूँ, यानी कि आई कैन राइट दिस इज सेम एज एक्स प्लस वाई टाइम्स ए प्लस एक्स प्लस वाई टाइम्स बी. अब ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा? ठीक है, उसके बारे में सोचते हैं थोड़ा थोड़ा कि ऐसा करने से मुझे फ़ायदा क्या होगा. ओके, सो ऐसा करने से अगर मुझे कुछ फ़ायदा नहीं मिला ना, तो मैं कुछ और सोचूंगा. क्या इससे इसका मतलब ये हो जाएगा कि दिस इज एन एलिमेंट ऑफ आई प्लस एस ना, एस प्लस आई क्यों लिख रहा हूँ, आई शुड राइट आई प्लस एस. क्या ऐसा करने से ये आई प्लस एस का एलिमेंट हो जाएगा क्या? आई के अंदर कब होना चाहिए? आई के अंदर क्यों होना चाहिए? बिकॉज आई नो ए इज वॉट, ए इज एन एलिमेंट ऑफ आई. अगर मैंने ए के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई कर दिया तो वो आई के अंदर होगा. सिंस माई आई इज वॉट, आई इज एन आइडियल. ठीक है, तो आप देखोगे कि ऐसा करने से तो कुछ हो नहीं रहा, कुछ और सोचना पड़ेगा. और क्या सोच सकते हो आप लोग? थिंक अबाउट ये. अच्छा, ये तो हो गया. मैं सेकंड पार्ट के बोल रहा था कि ये नहीं हो रहा था. सॉरी, मैं थोड़ा आगे चला गया. अब यहाँ पे अगर आप आओगे, देन यू आर सपोज टू शो दैट ये x प्लस वाई टाइम्स बी अगर करते हो तो दैट इज इनसाइड एस. यहाँ पे s जो है वो सिर्फ एक सबरिंग है. क्या सबरिंग होने से ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हो? थोड़ा सोच के बताओ. सिर्फ सबरिंग है. सबरिंग के अंदर अगर आपने सबरिंग का कोई एक एलिमेंट ले लिया, x प्लस वाई, ये s का एलिमेंट तो नहीं है. s का एलिमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट हमें पक्का नहीं पता है कि s के अंदर होगा कि नहीं, राइट. सो वी आर कंसिडरिंग दिस इज इनसाइड r. तो r के एलिमेंट को अगर s के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने पे s पे नहीं जाता, सिंस इट इज अ सबरिंग. यानी कि मैंने यहाँ पे जो सोचा वो चीज़ तो काम नहीं कर. तो मुझे ऐसा क्या सोचना चाहिए जो मेरा काम हो जाएगा, राइट. नाउ इट इज योर टास्क टू थिंक. मुझे सोच के बताओ, अदरवाइज आप लोग मेरे साथ कम्युनिकेट तो नहीं करोगे ना. सो यू गाइस आर सपोज टू थिंक. अब आप ऐसा सोचो कि इसके साथ ऐसा कुछ खेलो कि सच दैट मुझे जो भी सम मिल रहा है इट इज़ फ्रॉम आई प्लस एस. प्लीज़ अनम्यूट करके मेरे साथ बात करो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. ओके, थोड़ा सोचना है आपको. मुझे इतना पता चला, अगर मैंने सिर्फ ये वाला देखा ना, तो ये पहला वाला तो हमारे आई के अंदर जा रहा है, लेकिन दूसरा वाला इसके अंदर जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है. करेक्ट. सो वी आर अनश्योर अबाउट दिस बीइंग एन एलिमेंट ऑफ एस. तो हमें कुछ और तरीके से सोचना होगा. थिंक अबाउट इट. क्या करूं? मुझे क्या चाहिए? मुझे अल्टीमेटली आंसर चाहिए आई प्लस एस के अंदर. अच्छा जी मैं चलूं. यस, आंसर एक्चुअली इसी लाइन के अंदर है. इसी लाइन के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा. बट यू आर सपोज टू थिंक अ बिट अबाउट इट. और कुछ नहीं, थोड़ा सोचो. क्या इधर से मैं डायरेक्टली कंक्लूड कर सकता हूँ कि इट इज एन एलिमेंट ऑफ आई प्लस एस, या फिर मुझे और कुछ करना होगा? यू आर करेक्ट. यस, यू गॉट द आंसर. यस, फर्स्ट 3 टर्म्स आर एलिमेंट ऑफ आई. करेक्ट है ना. तो हमें कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं था. आई जस्ट वॉन्टेड टू टेक यू इन अ रॉन्ग डायरेक्शन कि मज़ा आया कुछ सोचो. बट ग्रेट, शक्ति गेव द आंसर. अच्छा लगा हमें. ओके, सो यू कैन सी, अगर मैंने यहाँ पे ब्रैकेट डाल दिया, प्लस वाई भी लिख दिया, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस वाई ए, दिस विल बी एन एलिमेंट ऑफ आई प्लस एस. रीजन क्या होगा? सिंस क्या होगा ना कि ये पहला एलिमेंट आई के अंदर है, दूसरा एलिमेंट आई के अंदर है, तीसरा एलिमेंट आई के अंदर है. क्यों? सिंस माई एक्स एंड ए आर एलिमेंट ऑफ आई,
उसका मतलब मेरा x इंटू ए एलिमेंट ऑफ i हो गया. सिंस माई x इज एन एलिमेंट ऑफ i, मेरा x इंटू बी जो है वो i के अंदर हो गया, बिकॉज i के एलिमेंट के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करो वो i के अंदर रहता है. सिंस माई i इज एन आइडियल, वो ऑब्जॉर्व करता है. नाउ आई नो माई a इज एन एलिमेंट ऑफ i implies me my y a is an element of i, since reason is my i is ideal. Now since my y and b both are element of s, मुझे पता चला my y into b will be an element of s. करेक्ट, ये सबरिंग है इसलिए ये सेटिस्फाई कर, यानी कि जो लिखा था तो ये तीन अगर आइडियल के अंदर है तो उनको ऐड करने पे भी आइडियल के अंदर, यानी कि मुझे पता चला कि उसके अंदर ही आंसर था. तो मुझे पता चला प्रोडक्ट करूँ या फिर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ, आंसर इज इनसाइड इट ओनली, i plus s. Implies me my I plus S is a subring of my R. करेक्ट. ओके, तो ये काम हो गया, पहला क्लेम हो गया. दूसरा क्लेम देखते हैं. दूसरा क्लेम तो बहुत ही सिंपल है. ओके, दूसरा क्लेम है कि my I intersection S is an ideal of S. Okay. So without loss of generality, I am assuming my I intersection is non-empty. अगर वो empty रहेगा ना तो वो आइडियल होगा ही, बिकॉज empty के अंदर कोई कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है. तो अगर empty है तो इट इज ट्रू. तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी आई एम अज्यूम दिस इज नॉन एम्प्टी, बिकॉज empty है तो वो ट्रू होता ही है. सो फॉर दिस इज नॉन एम्प्टी, मुझे प्रूव करना है कि इट इज ना आइडियल ऑफ एस. आइडियल के अंदर होगा क्या? आइडियल के अंदर वापस से दो चीज है, तो हम लोग वो दो चीज के बारे में सोचते हैं. पहला वाला तो सेम होता है कि सब्ट्रैक्शन के बारे में, यानी कि अगर मैंने इंटरसेक्शन के अंदर दो एलिमेंट लिया तो उनका सब्ट्रैक्शन शुड आल्सो बी इनसाइड दैट इंटरसेक्शन. तो आई कंसिडर एनी टू एलिमेंट, फॉर एनी टू एलिमेंट x, y inside my I intersection S, I need to show that my x minus y is inside I intersection S. I intersection S के अंदर कोई भी एलिमेंट कब होता है? जब वो I के अंदर भी होगा और जब वो S के अंदर भी होगा, राइट. तो मुझे ये बताना होगा कि x minus y is inside I also and it is inside S also. But from the given condition, I know कि मेरा x minus y will be inside I and my x minus y will be inside S also, since it is inside intersection. Now we know that I is an ideal ना, अगर वो आइडियल है उसका मतलब कि x minus y जो है वो I के अंदर होगा. सिमिलरली S जो है वो सबरिंग है ना, सबरिंग के अंदर भी हमारा सब्ट्रैक्शन क्लोज्ड है, यानी कि x minus y is also inside S. करेक्ट. सिंस I is an ideal and S is a ring, since I is ideal and since S is a ring, रिंग या फिर सबरिंग लिख दूं मैं, सबरिंग. ओके, तो अगर ये दोनों के अंदर है इसका मतलब क्या हो गया? उसका मतलब कि x minus y is element of I intersection S. ओके, सिमिलरली थोड़ा अभी अलग है, सबरिंग में थोड़ा अलग होता है, आइडियल में थोड़ा अलग है. आइडियल के अंदर हम लोग क्या करते हैं? आइडियल के अंदर हम लोग एक एलिमेंट तो उसका ही लेते हैं जिसको हम लोग आइडियल प्रूव करना है, दूसरा एलिमेंट हम लोग उस रिंग का लेते हैं जिसका हमें आइडियल प्रूव करना है. यानी कि एक एलिमेंट मैं यहां से लूंगा और एक एलिमेंट मैं इस S में से लूंगा. करेक्ट. तो मैं क्या करता हूं, एक एलिमेंट लेता हूं x. नाउ फॉर x inside the intersection and any alpha inside S, I need to show that. आइडियल में हम लोग क्या करते हैं? आइडियल के अंदर हम लोग प्रूव करते हैं कि x alpha and alpha x are the element of, जिसको मैं आइडियल प्रूव करना है, that is I intersection S. तो वापस से वही सोचेंगे, इंटरसेक्शन में कब होता है? आई जस्ट प्रूव अबाउट दिस इज सिमिलर. सो मैं क्या करूंगा, इसको कंसिडर करूंगा, प्रूव करूंगा कि वो I के अंदर भी है, S के अंदर भी है. अगर वो दोनों के अंदर है उसका मतलब कि वो इंटरसेक्शन के अंदर है, राइट. सो आई जस्ट कंसिडर माय x ऑफ अल्फा. ये जो होगा, क्या ये मेरे I के अंदर होगा? उसको सोचना होगा, उसको सोचना होगा. तो उससे पहले मैं ना कंसिडर से पहले जो है ना उसको लिख लेता हूँ, कंट्रोल Z. ओके, तो मेरा जो अभी है ना कंसिडर से पहले वाला पार्ट, बिकॉज मैं डायरेक्टली नहीं कंक्लूड कर पा रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ. माई x इज एन एलिमेंट ऑफ I इंटरसेक्शन S. इंटरसेक्शन में कब होती है चीज़ है? जब वो दोनों के अंदर है, यानी कि x इज एन एलिमेंट ऑफ I एंड माई x मस्ट बी एलिमेंट ऑफ S ऑल्सो. करेक्ट. नाउ अब मुझे क्या पता है कि x जो है I के अंदर है एंड I इज एन आइडियल, राइट. अगर अल्फा मेरा S के अंदर है, still my x time alpha will be inside S, since my I is ideal, I is an ideal.
सिंस वो आइडियल है इसलिए उसने एस के एलिमेंट को भी ऑब्जॉर्व किया। अब क्वेश्चन ये है, क्या मेरा आई एस का आइडियल है, क्या मेरा आई एस का आइडियल? आंसर इज नो। आई जो था वो एक्चुअली मेरे रिंग का आइडियल था। तो अगर रिंग यानी कि आर का आइडियल था, आर का अगर आइडियल है उसका मतलब वो रिंग आर का कोई भी एलिमेंट है उसको ऑब्जॉर्व करेगा, और एस जो है वो उसी के अंदर आया हुआ है ना, इसीलिए वो एस के एलिमेंट्स को भी ऑब्जॉर्व करेगा। करेक्ट, सिंपल साइड है। अगर वो सभी एलिमेंट को ऑब्जॉर्व करता है तो एस के एलिमेंट को भी करेगा, बिकॉज अगर कोई एस का एलिमेंट है तो वो आर का एलिमेंट भी तो होगा। करेक्ट, सिंस माई एस इज अ सबसेट ऑफ आर, हेंस दिस इज ट्रू। नाउ अगर एक्स एस का एलिमेंट है, हाँ बोले ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सॉरी मैंने आइडियल को एस ले लिया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मैं नीचे तो आई लिखा लेकिन यहाँ पे आई लिखने का यहाँ पे आना चाहिए। ओके थैंक यू, आई थिंक शक्ति था, थैंक यू। ओके सो अगर मेरा x इज एन एलिमेंट ऑफ s, ऑल्सो अल्फा इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ s, है ना। अगर दोनों एलिमेंट s के अंदर है तो उनका अगर प्रोडक्ट किया जाए तो वो भी तो s के अंदर ही रहेगा, s के बाहर नहीं जाएगा। करेक्ट, सो मुझे पता चला कि अगर ये जो x अल्फा के बारे में हम लोग सोच रहे थे वो दोनों के अंदर है। करेक्ट, हेंस दिस इम्प्लाइज मी माई x अल्फा इज एन एलिमेंट ऑफ i इंटरसेक्शन s। और अगर जहाँ पे आपने x अल्फा लिखा उसकी जगह पे अगर आप अल्फा एक्स लिखोगे, दैट ऑल्सो विल बी एन एलिमेंट ऑफ आई इंटरसेक्शन एस। सो हमें पता चला कि वो हमारे एस के एलिमेंट को ऑब्जॉर्ब करता है। कौन? तो आई इंटरसेक्शन एस। आई इंटरसेक्शन एस ऑब्जॉर्ब करता है और एक वो सबरिंग भी है, इसलिए आई इंटरसेक्शन एस इज एन आइडियल ऑफ एस। ठीक है, तो यहां पे हो गया हमारा ऑपरेशन वाला पार्ट। अब मेन पार्ट आता है, यानी कि मेन थ्योरम आता है, सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। ओके, तो आप देखते हैं थ्योरम को। थ्योरम देख के मुझे ऑलरेडी मेरे दिमाग में है कि मुझे कहीं ना कहीं फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम को यूज करना। फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम क्या कहता है? अगर आपके पास 5 फ्रॉम आर टू एस है और ये एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, देन आपको पता है आर बाई कर्नल ऑफ 5 इज आइसोमॉर्फिक टू एस। तो मुझे इस चीज को यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ ऐसा मैप डिफाइन करूंगा जिसके लिए कर्नल जो होता है ना वो ये होता है। करेक्ट, अगर मेरा कर्नल ये हो गया, देन वो जो मैप होगा, अगर वो मैप ऑनटू होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम एस टू आई प्लस एस गिवन एस, अगर ये एक ऑनटू होमोमॉर्फिज्म है, मैं कुछ तो डिफाइन करूंगा, अगर वो एक ऑनटू होमोमॉर्फिज्म हो गया, देन एस बाई कर्नल ऑफ 5 विल बी आइसोमॉर्फिक टू आई प्लस एस बाई आई, और कर्नल ऑफ 5 जो होगा वो मेरा आई इंटरसेक्शन एस होना चाहिए, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम को यूज करने के लिए एक ऐसा होमोमॉर्फिज्म ऑनटो होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करेंगे जिसके लिए कर्नल होने वाला ही है। ठीक है, तो ये याद रखने के लिए आप ट्रिक को सोच सकते हो कि करना क्या है ना। हमें आइडिया पता चल गया कि प्रूफ में करेंगे क्या, अब उस चीज को एक्चुअल में इंप्लीमेंट करते कि हमने क्या सोचा। ओके ग्रेट, कि मैंने नीचे कुछ लिखा नहीं है, अदरवाइज स्पेस चाहिए था हमें। ओके सो आई जस्ट ड्रॉ लाइन। ओके, आधा यहाँ से और एक लाइन चाहिए, आधा यहाँ से। ओके सो अब हम लोग थर्ड पार्ट, जो मेन पार्ट है उसको प्रूव करेंगे। सो 3 क्लेम क्या है हमारा? हमारा क्लेम है इस चीज को प्रूव करना है कि अगर मैंने आई प्लस उल्टा लिख रहा हूं, मैं उल्टा लिख रहा हूँ, आई प्लस एस यहाँ पे लिखूंगा। उल्टा क्यों मैंने बोला? बिकॉज अगर आई प्लस एस वहां पे लिखूंगा ना तो थोड़ा प्रूव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। आई प्लस एस डिवाइड बाई आई इज आइसोमॉर्फिक टू एस डिवाइड बाई आई इंटरसेक्शन एस। ठीक है, अगर देखो अभी तो हम लोग प्रूव कर देंगे, लेकिन सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम को अगर याद रखना है तो आप इस तरीके से याद रखो कि अगर याद रखने के लिए ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है ना, ये सिर्फ याद रखने का ट्रिक दे रहा हूं मैं आपको। क्या कर सकते हो आप, इस तरीके से याद कर सकते हो कि अगर आपने सपोज इस माइनस ये आई को कैंसिल किया तो सिर्फ एस बचेगा, लेकिन जब आप आई को कैंसिल करते हो तब आपको दोनों के इंटरसेक्शन से डिवाइड करना होगा, है ना। इस तरीके से याद करने के लिए सिर्फ है, अदरवाइज ऐसा कुछ होता नहीं है एक्चुअल में, है ना। सिर्फ याद रखने के लिए स्टेटमेंट इस तरीके से कर सकते हो, अदरवाइज हम लोग प्रूफ करेंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, सो मैंने थोड़ा आपको हिंट दे दिया था, तो मैं थोड़ा उस हिसाब से जाता हूँ। मैं डिफाइन करूंगा एक मैप, वी डिफाइन, अच्छा थोड़ी ये कलर नहीं दिखेगा शायद आपको। ओके सो आई जस्ट राइट विद रेड और ग्रीन कलर, ब्लैक कलर से लिखते हैं। ओके सो वी डिफाइन, आई थिंक ज़्यादा जूम करने की वजह से वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा राइटिंग दिखा रहा है। ओके, वी डिफाइन एफ फ्रॉम ज़्यादा ही पतला हो गया और कुछ। ओके सो एफ फ्रॉम
कहाँ से सोचा था? मैंने सोचा था इसका न्यूमरेटर, उसका न्यूमरेटर है एस, वहाँ से हमारा सामने जो मैप है वहाँ तक, करेक्ट। सामने क्या है? तो इट इज़ आई प्लस एस मॉड आई, है ना, दिस मॉड आई, है ना। मैं इसको डिफाइन करूंगा और फिर उसको मैं प्रूव करूंगा कि वो वेल डिफाइन है, ऑन टू है, होमोमॉर्फिज्म। ओके, सो ये जो मैप है मैं डिफाइन कर रहा हूँ, डिफाइंडेड बाय, यहाँ पे क्या होता है, कोई तो एलिमेंट होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोसेट्स होता है। तो सपोज मैं एफ ऑफ एक्स को, सामने कोसेट्स होता है ना, सामने कहाँ पे भेजता हूँ? सपोज आई सेंड इट टू एक्स प्लस आई, राइट। बहुत ही ट्रिवियल सा मैप दे दिया, एक्स को मैं एक्स प्लस आई पे लेके जाऊंगा। ये क्या है? तो सेट ऑफ ऑल कोसेट्स। मैं क्या कर रहा हूँ? एक्स को ऐसे कोसेट पे लेके जा रहा हूँ जिसका रिप्रेजेंटेटिव एक्स। पहला काम मैं ये प्रूव करूंगा कि मैंने जो डिफाइन किया है दैट इज वेल डिफाइंड मैप, है ना। जब भी आप करते हो प्रूफ के अंदर, तो यू आर सपोज टू प्रूव कि वो वेल डिफाइंड है, करेक्ट। क्लेम 1 होगा एफ इज वेल डिफाइंड। ओके, सो वेल डिफाइंड के अंदर हम लोग क्या करते हैं? तो वेल डिफाइंड के अंदर हम x इक्वल टू वाई से स्टार्ट करेंगे। बहुत ट्रिवियल्स है, फिर भी मुझे ये प्रूव करके देना है, बिकॉज आई वांट कि स्टूडेंट शुड राइट एवरीथिंग इन देयर एग्जाम। ओके, सो अगर x इज इक्वल टू वाई, देन अगर मैंने x प्लस आई लिया, then that will be same as my y plus I, since my x is same as y. This implies me my f of x is same as f of y. बहुत ट्रिवियल सा था, एक ही लाइन लिखना था, ज़्यादा कुछ था भी नहीं। ऑलरेडी अगर आप मैप देखोगे तो वो ऑलरेडी एक वेल डिफाइंड मैप दिख ही रहा था, बिकॉज बस वी आर सपोज टू राइट इट, और कुछ नहीं। सो ये जो मैप है एक वेल डिफाइंड मैप है। फिर हम लोग प्रूव करेंगे, मेरे दिमाग में क्या है कि मुझे फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, यानी कि मुझे उसको ऑन टू होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है, राइट। मेरे दिमाग में ये है, तो मैं अभी होमोमॉर्फिज्म के बारे में सोचता हूँ। क्लेम टू माई एफ इज होमोमॉर्फिज्म, जो भी मैंने डिफाइन किया है वो एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है। बहुत सिंपल सा है, बिकॉज हम लोग जो मैप डिफाइन करते हैं ना, वो बहुत स्टैंडर्ड ऑपरेशन होता है ना, इसलिए वो इस तरीके से होता है। यू कैन डेफिनेटली डिफाइन सम अदर मैप एंड यू कैन शो द सेम थिंग्स, बट ये जो मैप्स हम लोग डिफाइन कर रहे हैं दे आर ट्रिवियल मैप्स, तो हमारा काम ईजी होता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ? होमोमॉर्फिज्म, यानी कि मुझे प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई सेम एज एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स इंटू वाई सेम एज एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, राइट। सो आई जस्ट कंसिडर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ये क्या होगा? बाय द डेफिनेशन वो x को x प्लस आई पे भेजता है, तो x प्लस वाई को कहाँ भेजेगा? तो इट विल सेंड इट टू x प्लस वाई प्लस आई पे भेजेगा। नाउ बाय द ऑपरेशंस ऑफ द कोसेट्स, हमें पता है कि ये कैसे ऑपरेशन डिफाइन कैसे हुआ है, तो ऐड कैसे होता है? तो इट इज x प्लस आई, रिप्रेजेंटेटिव स्प्लिट हो जाता है, हम लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं इसको। सो ये जो मैप है वो वेल डिफाइंड या फिर होमोमॉर्फिज्म या फिर ऑन टू क्यों होता है? बिकॉज हमारे कोसेट्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर, कोसेट्स के ऑपरेशंस के हिसाब से वो हो रहा है। सो इट इज एक्स वाई, तो इट इज सेम एज एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। सो एक पार्ट तो हो गया। दूसरा क्या करना है? तो आई जस्ट कंसिडर द प्रोडक्ट दैट इज कंसिडरिंग एफ ऑफ एक्स वाई, दैट विल बी सेम एज व्हाट? कहाँ से डिफाइंड होता है? तो वो एक्स वाई प्लस आई पे भेजेगा। एक्स वाई प्लस आई सेम एज एक्स प्लस आई y प्लस आई, x प्लस आई क्या होता है? दैट इज नथिंग बट f ऑफ x, y प्लस आई क्या होता है? इट इज नथिंग बट f ऑफ y। सो वी नो दैट बोथ द ऑपरेशंस आर नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूटिव, वो प्रिजर्व कर रहा है, यानी कि हमारा जो मैप है इट इज नथिंग बट एन होमोमॉर्फिज्म, रिंग होमोमॉर्फिज्म। आप नोट करोगे कि हम लोग ने जो भी चीज़ें की थी वो यहाँ पे यूज हो रही है ना। हम लोग ने प्रूव किया था कि I इज एन आइडियल ऑफ दिस, इसीलिए ये जो चीज़ है वो डिफाइंड है, अदरवाइज कभी भी फैक्टर रिंग डिफाइन नहीं होता। इसीलिए जो हम लोग ने क्लेम 1, ये जो ऊपर वाला 1 और 2 किया था ना, दैट वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर सपोज टू यूज दिस थिंग्स। हम लोग इन सब चीज़ों को यूज कर रहे थे, इसीलिए उनको डिफाइन करना, प्रूव करना जरूरी था, है ना। तो अभी ये तो हो गया, ये वाला पार्ट होमोमॉर्फिज्म वाला पार्ट हो गया। अब मुझे ऑन टू वाला पार्ट प्रूव करना। सर जस्ट राइट क्लेम 3 माई एफ इज ऑन टू। ऑन टू का मतलब क्या होता है कि मैं अगर कोडोमेन में से कोई भी एलिमेंट लेता हूं तो उसके लिए कुछ ना कुछ प्री इमेज होना चाहिए। सो आई कंसिडर एनी एलिमेंट, कंसिडर सॉरी ओके, सो इट इज कंसिडर एनी एलिमेंट इनसाइड दिस। इसके अंदर एलिमेंट्स क्या होते हैं यार? इसके अंदर एलिमेंट्स कैसे दिखते हैं? तो ये हो गया इसे, ओके। आई प्लस एस विल बी रिप्रेजेंटेटिव, यहां से मिलता है और उसको प्लस आई करना, राइट। तो इसके लिए अंदर एलिमेंट्स कैसे दिखेंगे? तो उसके अंदर एलिमेंट्स दिखेंगे x प्लस वाई
इज एन एलिमेंट ऑफ आई प्लस एस, ये आई प्लस एस के अंदर से मैंने एक्स प्लस वाई उठाया, उसको प्लस आई करूंगा, तो दिस विल बी एन एलिमेंट ऑफ माई को डोमेन दैट इज नथिंग बट आई प्लस एस मॉड्यूलो आई। करेक्ट, ये समझा? बिकॉज इस प्रूफ के अंदर एक ही ट्रिक पॉइंट है, सिर्फ ऑन टू वाला पार्ट, बाकी कुछ भी नहीं। राइट, तो हम लोग ने क्या किया, मेरे को डोमेन के अंदर से उसके अंदर से दिखने वाला एक पॉइंट ले लिया, उसके अंदर से कोई एक पॉइंट उठाया हमारे को डोमेन में से। मुझे ये प्रूव करना होगा कि इसके लिए कुछ ना कुछ तो प्री इमेज है। लेकिन अगर आप इस एलिमेंट को देखोगे तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो हमारे पास जो एलिमेंट है x प्लस वाई प्लस आई, दिस इज एक्चुअली सेम एज माई x प्लस आई प्लस वाई प्लस आई। मैंने क्या किया, तो कोसेट्स के एडिशन को हम लोग ने डिफाइन किया, तो उसको यूज कर दिया। व्हाट विल बी माई x प्लस आई? एनीवन? x प्लस आई होने क्या वाला है, कोई मुझे बताएगा? Yes, it will be 0 plus I. Why it will be 0 plus I? Since my x is an element of I, it will be 0 plus I plus y plus I. Since my 0 is an element of I. Correct? अगर मैंने 0, अगर ये तो एडिटिव आइडेंटिटी होगा ना कोसेट का, so this is same as my y plus I. Correct? तो मुझे क्या पता चला, कि मुझे पता चला my x plus y plus that I is same as my y plus I. For this element, there exists सम y इनसाइड s ना, ये y तो s का ही एलिमेंट है ना, इसके लिए y एग्जिस्ट करता है s के अंदर, सच दैट अगर मैंने f ऑफ y लिखा तो इट इज सेम एज y प्लस आई, एंड दैट y प्लस आई हमें पता है इट इज सेम एज व्हाट, इट इज सेम एज माई x प्लस वाई प्लस आई। करेक्ट, तो मुझे क्या पता चला, अगर मैंने यहाँ पे कोडोमेन में से कोई भी एलिमेंट लिया तो उसके लिए कोई तो एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है इन माई डोमेन, सच दैट अगर उसके ऊपर f लगा दिया जाए तो मुझे जो चाहिए वो एलिमेंट मिल रहा है। करेक्ट, सो उसका मतलब क्या हो गया, कि हमने जो मैप डिफाइन किया था दैट इज नथिंग बट एन ऑन टू मैप। देयरफॉर f इज अ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, नहीं हमने प्रूव किया, इट इज एन ऑन टू रिंग होमोमॉर्फिज्म। After writing it as an onto ring homomorphism, we use the first isomorphism theorem. So therefore, by first isomorphism theorem, first isomorphism theorem क्या बोलता है, अगर आपके पास f है from s to I plus s modulo I, then by first isomorphism theorem, ये एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। तो फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, वो हमें कहता है कि डोमेन डिवाइड बाय कर्नल ऑफ फाई, मैं डिवाइड बोल रहा हूँ लेकिन यहाँ पे हम लोग कोसेट रिंग बोल रहा हूँ, कर्नल ऑफ फाई नहीं, यहाँ पे एफ है, कर्नल ऑफ एफ इज आइसोमॉर्फिक टू माई कोडोमेन। इस केस के अंदर मैंने कोडोमेन क्यों लिखा, बिकॉज ये एक ऑन टू मैप था। इस चीज को नोट करो यार, मैं जब टीवाई में था तो मुझे थोड़ा टाइम लगा था इस चीज को समझने को, ये ऑन टू का डिफरेंस है ना। अदरवाइज क्या लगता है कि हम लोग विदाउट प्रूविंग ऑन टू आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते हो, वो ऑन टू है, इसीलिए मैं इस फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम के अंदर मेरा रेंज लिख सकता हूँ। अगर ऑन टू प्रूव नहीं करता तो मुझे यहाँ पे एफ ऑफ एस लिखना पड़ता था, ठीक है, इसकी जगह पे एफ ऑफ एस आता अगर मैंने ऑन टू प्रूव नहीं किया रहता तो। करेक्ट, सिंपल सा डिफरेंस है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कर्नल ऑफ एफ के बारे में सोचता हूँ, बिकॉज मुझे अल्टीमेटली ये नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे कर्नल ऑफ एफ की जगह पे आई इंटरसेक्शन एस चाहिए, तो मैं कर्नल ऑफ एफ को कंसिडर करता हूँ। सो आई जस्ट कंसिडर, मैं थोड़ा यहाँ पे लाइन कर देता हूँ, ओके ये ओके। सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे थोड़ा लाइन कर देते हैं इस तरीके से, ओके थोड़ा नीचे आ जाता हूँ, आई नीड अ स्पेस। ओके, सो मैं कर्नल ऑफ एफ के बारे में सोचता हूँ। सो माई कर्नल ऑफ एफ, कर्नल ऑफ एफ के अंदर होता क्या मुझे ऑलरेडी पता है, जो भी रिक्वायर्ड चीज़ों को ना मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ओके, सो मुझे पता है एफ कैसा था, तो एफ इज फ्रॉम एस टू आई प्लस एस मॉड्यूलो आई। डिफाइन कैसे हुआ था, तो एफ ऑफ एक्स वॉज नथिंग बट एक्स प्लस आई, इस तरीके से डिफाइन हुआ था। तो कर्नल ऑफ एफ के अंदर मेरे डोमेन कि कुछ ऐसे एलिमेंट हो गए सच दैट अगर मैंने उनके ऊपर एफ लगा दिया then I should get identity element inside my, sorry zero element, identity element नहीं बोलना चाहिए, identity तो multiplicative identity भी समझ सकते ना, तो मैं बोलूँगा zero element, ठीक है। तो zero element of my codomain, तो इसके अंदर zero element क्या होगा, तो कोसेट्स के अंदर zero होगा, 0 plus I। थोड़ा सोचेंगे आंसर मिल जाएगा। so it is x inside s such that f of x क्या होता है, तो by the definition it is nothing but
x plus I is same as 0 plus I, correct? Okay, so this is same as x inside S such that यहां से आप कंक्लूड कर सकते हो कि my x is an element of I, है ना? अगर x plus I same as 0 plus I, this is possible if and only if your x is an element of I. यानी कि कर्नल ऑफ f के अंदर ऐसे कौन से एलिमेंट है? कर्नल ऑफ f के अंदर ऐसे एलिमेंट ऑफ s है जो I के अंदर भी होते हैं, है ना? कर्नल ऑफ f के अंदर ऐसे x है जो s के अंदर भी है और जो I के अंदर भी है. दैट मीन्स इट इज नथिंग बट s इंटरसेक्शन विथ I. समझा सबको ये कैसे लेना है? s इंटरसेक्शन I लिखा? यस और नो, जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. कर्नल ऑफ f के अंदर ऐसे एलिमेंट है जो f I के अंदर भी है और s के अंदर भी है, राइट? शक्ति को छोड़ के बाकी लोग. अदर्स, डिड यू गेट इट और नॉट? समझा कि नहीं मैंने I इंटरसेक्शन s कैसे लिखा है? यस, प्रतीक्षा जी को समझा. ओके ग्रेट. ओके शशि. ओके सो अब हमारा काम हो गया ना, हमें जो प्रूव करना था सब कुछ हो गया, बिकॉज ऑलरेडी हमें पता था कि s बाई कर्नल ऑफ f इज आइसोमॉर्फिक टू I प्लस s बाई I. और कर्नल ऑफ f अभी अभी हमें पता चला कि कर्नल ऑफ f इज नथिंग बट s इंटरसेक्शन I. बाकी सब चीजें एज इट इज. ठीक है, सो इस चीज को याद रखेंगे कि s इंटरसेक्शन s हम लोग ने कर्नल ऑफ f. अब मैं क्यों बोल रहा हूँ याद रखेंगे? बिकॉज एग्जाम के अंदर आपको प्रूव करना रहेगा ना, तो क्या होगा ना, बहुत बार स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं पता है? वो लोग एक ऐसा होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करते हैं I प्लस s से स्टार्ट करते हैं और s बाई s इंटरसेक्शन I तक जाता है. ये जो पाथ है ना, ये थोड़ा डिफिकल्ट पाथ है. यानी कि यहाँ पे आप एक नया होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करोगे, उसके बाद एक ऐसा कर्नल आपका जो कर्नल होगा ना वो I आना चाहिए. ये पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है. हम लोग ने ये जो उल्टा वाला पार्ट किया ना, ये वाला, दिस इज अ बहुत ही सिंपल पार्ट, एकदम ट्रिवियल वे से हो जाता है ना. तो इस चीज का याद रखोगे कि आप S से स्टार्ट करोगे मैप और यहाँ पे लेके जाओगे, फिर उस मैप को वेल डिफाइन ऑनटू होमोमॉर्फिज्म बताओगे फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम का यूज करके डायरेक्टली, फिर कर्नल ऑफ f को इंटरसेक्शन है बता दोगे, तो आपका काम बहुत इजीली हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम. इट इज जस्ट एन एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम. ठीक है, दिस इज जस्ट एन एप्लीकेशन. इसीलिए आप देखोगे ना, यूजुअली फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम को ज्यादा हम लोग वेटेज देते हैं कि फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम पता है ना, तो सेकंड इज नथिंग बट जस्ट इस एप्लीकेशन, ज्यादा कुछ नहीं. ठीक, तो दिस इज सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम. एक बार देख लो ऊपर से कि हमने क्या क्या चीजें प्रूव की, है ना. हम लोग ने स्टार्ट किया था कि I इज एन आइडियल, S इज अ सबरिंग. I प्लस S को डिफाइन किया, हमने प्रूव किया I प्लस S इज अ सबरिंग. फिर इंटरसेक्शन ऑफ I विथ S इज एन आइडियल. ठीक है, हम लोग ने उन दोनों चीज को प्रूव किया. फिर मेन पार्ट पे आए. मेन पार्ट क्या था? तो हमें आइसोमॉर्फिज्म, सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम में कहीं तो आइसोमॉर्फिज्म दिखना चाहिए ना, तो आइसोमॉर्फिज्म दिखता है यहाँ पे. ठीक, तो हम लोग ने एक मैप डिफाइन किया फ्रॉम S टू I प्लस S मॉड्यूलो I. ठीक है, ये जो मैप है हमने डिफाइन ट्रिवियली किया था, यानी कि x को x प्लस I पे लेके गए, बस और कुछ नहीं. उस मैप को वेल डिफाइन होमोमॉर्फिज्म एंड ऑनटो. ठीक, अगर आपको इसमें से कौन से भी पार्ट में, अगर मैं पहला दो भी दिखाऊं, अगर उसमें से भी कोई भी पार्ट में, कोई भी क्लेम में अगर आपको डाउट है तो प्लीज मुझे बताओ. सो आई जस्ट रिपीट दैट पार्ट इन सम अदर वे इफ पॉसिबल, और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा. इफ यू एनी डाउट जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. इसके अंदर हम लोग ने दोनों चीज़ें की. हम लोग ने कुछ ऑपरेशंस के बारे में भी बातें की. हम लोग ने सेकेंड रिंग आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम के बारे में बात की. सो अब बाकी का जो हमारा लेक्चर बचा है उसके अंदर हम लोग बहुत ही सिंपल सी चीज़ें करेंगे. सिंपल सी चीज़ें, बहुत सिंपल सी, आप लोग मास्टर हो जाओगे इसके अंदर. इतनी सिंपल सी चीज़ है. सिंपल इन द सेंस व्हाट, अब हम लोग थ्योरम कम करेंगे, उसके थोड़े एप्लीकेशन ज़्यादा करेंगे. ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने जो भी चीज़ें की है ना, उनके सिर्फ एप्लीकेशंस करेंगे. फर्स्ट हो या फिर सेकेंड हो, उनके एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो पहले हम लोग प्रूव करेंगे. ऑलरेडी वी नो दैट, मैं कुछ तो अच्छा कलर ले लेता हूँ. वी नो दैट, इरेजर से वी नो, हम लोग ने प्रूव किया था कर्नल इज अनआइडियल, यानी कि किसी भी होमोमॉर्फिज्म के लिए जो कर्नल होता है वो एक आइडियल होता है. नाउ वी विल शो द कन्वर्स ऑफ दिस. कन्वर्स ऑफ इट इज ऑल्सो ट्रू, यानी कि अगर आपके पास कोई आइडियल है तो वो किसी ना किसी होमोमॉर्फिज्म के लिए एज ए कर्नल काम करता है. दैट इज, वी विल शो दैट
if I is an ideal of R, then my I is kernel for some homomorphism defined on R, है ना। तो हमें पता चला कि आइडियल्स और कर्नल एक दूसरे के साथ बाइजेक्शन रखते हैं। बाइजेक्शन का मतलब कि सपोज अगर आपको पूछा जाता है कि एक कोई रिंग है, उसके कितने आइडियल्स हैं, तो आप ये सोचो कि उसके ऊपर कितने होमोमॉर्फिज्म डिफाइन हो सकते हैं। जितने होमोमॉर्फिज्म होंगे उतने ही उसके ऊपर कर्नल बनेंगे, उतने ही उसके ऊपर आइडियल रहेंगे। उल्टा भी हो सकता है, अगर आपको पूछा गया कि कोई एक रिंग है उसके कितने आइडियल्स हो सकते हैं, तो आप ये सोचो कि उसके ऊपर कितने होमोमॉर्फिज्म आप रख सकते हो, जितने होमोमॉर्फिज्म होंगे उतने ही उसके कर्नल होंगे। ये जो आइडिया है ये हमारे ग्रुप के अंदर बहुत बार यूज होता है। हम लोग रिंग थियरी में इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन ग्रुप थियरी में बहुत यूज होता है। हम लोग को वहां पे पता है एवरी कर्नल इज अ नॉर्मल सब ग्रुप एंड एवरी नॉर्मल इज अ कर्नल। यानी कि अगर आपको पूछा जाता है कोई एक ग्रुप है और फाइंड आउट करने की उसके कितने नॉर्मल सब ग्रुप है, तो सिर्फ आप ये फाइंड आउट करो कि उसके ऊपर हम लोग कितने होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर सकते हैं। जितने होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर सकते हैं उतने उसके कर्नल हो गए, उतने ही उसके नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया, डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, लेकिन पहले तो प्रूव करेंगे कि हाँ अगर कोई मेरे पास आइडियल है तो वो कर्नल होता है। तो मैंने क्या किया, I is in any ideal of I, then I will show that I will be kernel for some homomorphism defined on R. So मैं अब इस चीज का प्रूव करने जाऊंगा। So मैं स्टार्ट करूंगा, since I just prove this कि I जो है वो कर्नल है। Since I is an ideal of R, the factor ring R by I is defined, है ना। फैक्टर रिंग कब डिफाइंड होता है, जब वो नीचे जो हम लोग लिखते हैं वो आइडियल होना चाहिए, इज डिफाइंड। अगर वो डिफाइंड है तो मैं इसका और आर का यूज करके एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करूंगा। डिफाइन एफ फ्रॉम आर टू आर बाई आई सच दैट मेरा एफ ऑफ आर, ट्रिवियल मैप डिफाइन करेंगे, एफ ऑफ आर इज इक्वल टू आर प्लस आई। ट्रिवियली मैंने डिफाइन कर दिया, आर को मैंने आर प्लस आई पे भेज दिया, करेक्ट। अब आपका काम होगा कि ये शो करना कि एफ इज वेल डिफाइंड एंड ऑल्सो एफ इज होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, ये सिंपल सा काम आपका होगा, आप इस चीज को लिखोगे, बिकॉज अगर एग्जाम में आता है प्रूव करो कि एवरी आइडियल इज अ कर्नल, तो यू आर सपोज टू राइट इन डिटेल। आपको प्रूव करना होगा कि आपने जो डिफाइन किया वो एक वेल डिफाइंड मैप है, आपने जो डिफाइन किया एक होमोमॉर्फिज्म। अगर ये होमोमॉर्फिज्म है तो इसके कर्नल के बारे में सोचते हैं। ठीक है, अब मेन पार्ट स्टार्ट हुआ कि कर्नल क्या होगा। सो माई कर्नल ऑफ एफ विल बी ऑल दोस एलिमेंट स्मॉल आर इनसाइड माई डोमेन सच दैट अगर मैंने आर के ऊपर एफ लगा दिया देन आई विल गेट जीरो एलिमेंट ऑफ माई कोडोमेन। यहां पे जीरो क्या होता है, दिस जीरो प्लस आई। ओके, अब इसका मतलब क्या हो गया कि आर इज इनसाइड आर सच दैट एफ आर का वैल्यू इज नथिंग बट आर प्लस आई विच इज सेम एज जीरो प्लस आई। सो ये क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट आर इनसाइड आर सच दैट, ये कब ट्रू होता है, इफ माई आर इज एन एलिमेंट ऑफ आई, आर प्लस आई इज इक्वल टू जीरो प्लस आई। ओनली ट्रू इफ एंड ओनली इफ माई आर इज एन एलिमेंट ऑफ आई। अब ये क्या होगा, आर कैपिटल आर रिंग के अंदर भी है, स्मॉल आर हमारे आइडियल आई के अंदर भी है, दैट मीन्स इट इज आर इंटरसेक्शन विथ आई, राइट। तो दैट इज सेम एज व्हाट, कोई मुझे बताएगा आर इंटरसेक्शन आई क्या होना चाहिए, व्हाट विल बी आर इंटरसेक्शन आई, कैन वी राइट समथिंग ऑन इट्स प्लेस। आर इंटरसेक्शन आई की जगह पे कुछ लिख सकता है क्या, थोड़ा सोचो। आई क्या है, आई उसका आइडियल है आर का, देन आर इंटरसेक्शन आई क्या होगा, यस आई एम वेटिंग। आर इंटरसेक्शन आई होना क्या चाहिए, आई जो है वो आर का आइडियल है। आइडियल का मतलब वो उसका सबसेट तो रहेगा ना, बिकॉज सबसेट होता है तभी तो हम लोग आइडियल बोलते हैं। यदि कि आई नो आई इज अ सबसेट ऑफ आर, और मैंने अगर आर इंटरसेक्शन आई लिया तो इट इज सेम एज व्हाट, यस एनीवन, यस इट इज आई।
शक्ति को छोड़ के और किसी कुछ बोलना नहीं? अच्छा ग्रेट, किसी और ने कुछ बोला नहीं? अर्चना जी ने बोला, थैंक यू अर्चना जी। ओके ठीक है, सो दिस सेम एज आई। तो मैंने क्या किया, मैंने एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन किया जिसका जो कर्नल है दैट इज नथिंग बट आई। आई क्या था, तो कोई भी एक आइडियल था। तो मुझे पता चला अगर कोई आइडियल है तो किसी ना किसी मैप के लिए वो कर्नल भी होता है, वो किसी ना किसी मैप को भी हमने डिफाइन भी कर दिया। ठीक है, तो आपका काम होगा कि उस मैप को वेल डिफाइंड बताना और उस मैप को होमोमॉर्फिज्म बताना आपका काम होगा। विदाउट राइटिंग होमोमॉर्फिज्म एंड वेल डिफाइंड आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, यू आर सपोज टू प्रूव इट। ओके, सिंस हम लोग ने अभी अभी सेम आइडिया किया था ना, इसलिए मैंने आपको लिए होमवर्क रखा है, बहुत ईजी सा पार्ट है। लेकिन अभी हमें क्या पता है, कॉन्सेप्ट में हमें क्या पता है कि एवरी आइडियल इज अ कर्नल, एवरी कर्नल इज एन आइडियल। ठीक है, तो अब हम लोग ने जो चीजें यूज की थे ना उसका थोड़ा एप्लीकेशन कर लेते हैं। ये प्रूव दैट वाला जो पार्ट है ना, इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ अ फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। विदाउट यूजिंग फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम भी आप प्रूव कर सकते हो इस चीज को, लेकिन अगर फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम को यूज किया तो ये चीज बहुत ईजी हो जाता है। कैसे, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम यानी कि नीचे जो होता है ना दैट विल बी माई कर्नल, यानी कि मैं यहां से यहां तक एक ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म अगर मैं डिफाइन करूंगा, एक ऐसा ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म जिसका कर्नल ये होगा, देन बाय फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम मुझे जो चाहिए वो चीज मिल जाएगा। करेंगे, तो मैं जैसे ही सोचता हूँ फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, तो जो भी डिवाइड में रहता है दैट शुड बी माई कर्नल, एक ऐसा मैप चाहिए। राइट, ये क्या है, दिस मीन्स व्हाट, दिस इज समथिंग बट अ प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय एक्स। इसका मतलब कि जो भी इसके अंदर के पॉलिनोमियल है इट इज डिविजिबल बाय एक्स। सिंस इसके अंदर होता क्या है, अगर मैं कहता हूँ ये, तो इसके अंदर होता है क्या, इसके अंदर एलिमेंट्स होता है एक्स, एफ ऑफ एक्स, वेयर माई एफ ऑफ एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ माई रिंग दैट इज जेड एक्स। करेक्ट, ओके, सो इस चीज के बारे में बात करेंगे। इसको प्रूव करना है तो मैं डिफाइन करता हूं एक मैप। प्रूव करना, वी डिफाइन अ मैप एफ फ्रॉम जेड एक्स टू जेड। आप नोट करोगे मैंने जेड एक्स टू जेड ही लिया। इस मैप को मैं वेल डिफाइन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म बताऊंगा और फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म को प्रूव कर। और एक तरीका क्या हो सकता है कि आप यहां से स्टार्ट करो और फिर ये जो मैप होगा ना उसको ऑटोमॉर्फिज्म बताओ, यानी कि सब कुछ करो, फिर वेल डिफाइन वन वन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, वो सब चीज को करना पड़ता है। लेकिन वी वांट टू यूज फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, इसलिए इस तरीके से जा रहा है। ओके, दिस वी डिफाइन दिस बाय, इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर पॉलिनोमियल्स होता है। तो मैं क्या करूंगा, किसी भी पॉलिनोमियल को, अच्छा मैं फाइव लेना चाहिए बिकॉज एफ कुड बी यूज फॉर पॉलिनोमियल, सो फाइव फ्रॉम दिस such that my phi of p of x is any polynomial will be same as my p of 0, यानी कि x की जगह पे 0 रखने पे जो भी बचता है that will be nothing by answer. Actually suppose if I tell you p of 0, तो that will be what, वो polynomial का कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट करता है। yes, अगर मैं आपको p of 0 बोलता हूँ तो that represent actually the constant term of the polynomial, है ना। मैंने क्या बोला, अगर आप मुझे कोई भी polynomial को इनपुट दोगे, my output will be the constant term, उसका जो भी, जब सपोज इफ आई गिव यू इनपुट एज 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो अगर मैंने इसके ऊपर 5 लगा दिया तो आउटपुट विल बी 3। सपोज इफ आई टेल यू 5 ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3, इसका आउटपुट भी 3 रहेगा। तो यू कैन सी दिस इज नॉट अ 1-1 मैप, ये जो मैप है वो एक 1-1 मैप नहीं है, बिकॉज देर आर टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट विच आर गोइंग टू द सेम पॉइंट 3, सो इट इज मैनी टू 1 मैप। लेकिन हमें इसको 1-1 प्रूव भी नहीं करना है, हमें तो सिर्फ उसको ऑन टू प्रूव करना है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। ठीक है, सो पहले तो हम लोग प्रूव करेंगे कि इट इज वेल डिफाइंड। राइट, सो क्लेम 1, माय phi इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड कैसे प्रूव करते हो, तो आप देखोगे कि अगर आपके पास दो सेम पॉलिनोमियल है, दो सेम पॉलिनोमियल है, अगर आपके पास दो सेम पॉलिनोमियल्स है तो उनके जो कांस्टेंट टर्म होगी वो भी तो सेम ही रहेगा ना। कांस्टेंट टर्म कैसे रिप्रेजेंट करता है, तो इट इज नथिंग बट p of 0 will be same as your q of 0, अगर दोनों की जगह पे 0 रखा तो भी सेम होता है। इट इज सेम एज phi of x, phi of p of x is same as phi of q of x। बहुत ट्रिवियल सा चीज था, लेकिन आई नो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को समझता है। कुछ स्टूडेंट्स के लिए मैं लिखता हूँ कि जिनको नहीं समझा उनको समझना चाहिए कि भाई वेल डिफाइंड। पता नहीं क्यों पूछेंगे नहीं, बिकॉज शाई फील होता है कि नहीं अगर हमने पूछा तो ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ आता नहीं, बट नो इशू अबाउट इट। सो अभी मैंने प्रूव किया कि मेरा जो मैप है दैट इज अ वेल डिफाइंड मैप। Now I will prove कि it is an homomorphism. Okay, so my claim 2 is my phi is an homomorphism.
होमोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? होमोमॉर्फिज्म का मतलब अगर मैंने सपोज दो पॉलिनोमियल को ऐड कर दिया पी और क्यू को और एक्स लगाया, तो क्या होता है? अगर मैं दो पॉलिनोमियल्स को ऐड करता हूँ और फाइव लगाता हूँ, दैट मीन्स इट इज सेम एज पी प्लस क्यू पॉलिनोमियल्स को ऐड करना फिर जीरो लगाना, दैट इज सेम एज पहले जीरो लगा दो और फिर ऐड कर दो, करेक्ट? सो दैट इज सेम एज माई फाइव ऑफ पी ऑफ एक्स प्लस फाइव ऑफ क्यू ऑफ एक्स। सिंपल सा था। सिमिलरली हम लोग प्रोडक्ट के बारे में भी सोच सकते। सो नाउ आई कंसिडर द प्रोडक्ट वाला पार्ट, यानी कि अगर मैंने दो पॉलिनोमियल्स को पहले मल्टीप्लाई किया और उनके ऊपर जीरो डाला, यानी कि पी क्यू करके जीरो लिखा, या फिर मैं क्या करता हूँ पहले उनको वैल्यूज दे देता हूँ जीरो, यानी कि पहले मैंने पी ऑफ जीरो लिखा, उसके साथ अगर मैंने क्यू ऑफ जीरो को मल्टीप्लाई किया, मैं आंसर विल बी स्टिल सेम, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर जो आने वाला है वही आने वाला है। एक्चुअली ये क्यू ऑफ जीरो पी ऑफ जीरो क्या, ये कांस्टेंट टर्म है इसलिए हो रहा है। अगर यहाँ पे पी ऑफ वन वन होता ना तो शायद से कुछ और आंसर हो सकता था, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो है जीरो लगाना यानी कि कांस्टेंट टर्म है ना, तो कांस्टेंट टर्म को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप दो पॉलिनोमियल्स को ऐड करते हो, उनकी कांस्टेंट टर्म को ऐड करो, या फिर पहले ऐड करो फिर कांस्टेंट टर्म को लिखो, पहले मल्टीप्लाई करो फिर कांस्टेंट टर्म को लिखो, फर्क नहीं पड़ता। सो यहाँ पे जीरो है इसलिए हमारा काम हो रहा है। अगर वन होता तो फिर हम लोग को सोचना पड़ता कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो दिस इज सेम एज माई फाइव ऑफ पी ऑफ एक्स टाइम्स फाइव ऑफ क्यू ऑफ एक्स। तो दिस इंप्लाइज मी, मेरा जो फाइव है इज एन होमोमॉर्फिज्म। ओके, होमोमॉर्फिज्म हो गया। क्लेम थ्री क्या होता है? तो क्लेम थ्री होगा कि वो एक ऑन्टो मैप है, हमें ऑलरेडी पता है, ये मिस्टेक करने मत जाना, हम लोग ने मैप ही ऐसा डिफाइन किया वो वन वन ही, तो इसको हमें बताना नहीं है कि ये ऑटोमॉर्फिज्म है, हमें सिर्फ ये ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म चाहिए, ठीक है? सो आई वांट टू प्रूव दैट माय फाइव इज ऑन्टो। तो ऐसा कौन सा इंटीजर होगा, ये एक्स्ट्रा पार्ट था, एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे नहीं लिखते हैं, ओके। ऐसा कौन सा इंटीजर होगा, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, सॉरी, ऑन टू चाहिए ना, माई एफ इज फ्रॉम वेयर टू वेयर, माई फाइव इज फ्रॉम जेड एक्स टू एक्स जेड, तो मुझे इसमें से कोई भी एलिमेंट उठाना होगा। सो फॉर एनी एक्स इनसाइड जेड देयर शुड एग्जिस्ट सम पॉलिनोमियल इनसाइड जेड ऑफ एक्स सच दैट अगर मैंने उसके ऊपर फाइव लगाया, माई आंसर विल बी, एक्स नहीं लेना चाहिए बिकॉज एक्स तो वेरिएबल है, अल्फा ले लेते, राइट? सच दैट माई आंसर विल बी अल्फा। थोड़ा सोच के बताओ, ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल लूंगा जिसके ऊपर फाइव लगाने के बाद भी आंसर जो है वो मुझे अल्फा मिलेगा? एनीवन? अल्फा, अल्फा भी चलेगा बिकॉज अल्फा इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लेकिन सपोज अगर मैंने x प्लस अल्फा लिया तो क्या काम चलता मेरा? चलता ना? यस और नो? अगर मैंने x प्लस अल्फा लिया, अगर मैंने x प्लस अल्फा के ऊपर मैंने फाइव लगा दिया, फाइव क्या करता है तो x की जगह पे जीरो रखता है, यू गेट दिस। अगर सपोज मैंने एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा लेता तो भी चलता है ना। ये क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज ये एक मैनी टू वन मैप है। हमें पता है कि कोई भी एलिमेंट अल्फा पे कब जाएगा, जब उसका कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होगा दैट इज अल्फा, है ना। तो मैं यहाँ पे सिर्फ वही बताना वापस से कोशिश कर रहा था कि ये मैनी टू वन मैप है, ये एक ऑन टू वन वन मैप नहीं है, ये ऑन टू मैप है। हर एक एलिमेंट के लिए हमें प्री इमेज मिल रहा है। अगर मैं अल्फा लिखता जैसे कि शक्ति जी ने कहा तो भी आंसर मिल जाता, राइट? बट मैंने ये लिखा, नो प्रॉब्लम अबाउट इट। सो दिस एम्प्लाइज मी कि मेरा जो मैप है दैट इज एन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, फाइव इज एन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। अगर वो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है देन बाय फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, बाय फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम मेरा डोमेन था zx डिवाइड बाय कर्नल ऑफ फाइव। मैं डिवाइड लिख रहा हूँ लेकिन इसका मतलब होता है फैक्टरिंग, बोलता भी मैं डिवाइड हूँ। दिस इज आइसोमॉर्फिक टू माई z। ये z क्यों लिख पाया? बिकॉज वो ऑन टू था। z नहीं लिख पाता अगर वो ऑन टू नहीं होता, ठीक? वो ऑन टू है इसलिए मैंने z लिखा। अब हम लोग कर्नल ऑफ फाइव के बारे में सोचेंगे, ओके। सो कर्नल ऑफ फाइव के अंदर आता क्या है? कर्नल ऑफ फाइव के अंदर ऐसे पॉलिनोमियल्स होंगे फ्रॉम माई डोमेन सच दैट उस पॉलिनोमियल के ऊपर अगर मैं
फाई लगाता हूँ तो माई आंसर इज नथिंग बट जीरो एलिमेंट इनसाइड माई कोडोमेन, दैट इज नथिंग बट जीरो इंटीजर, यानी इंटीजर जीरो. So this is same as what? This is same as such a polynomials inside Zx such that my p of 0 is equal to 0. p of 0 is equal to 0 का मतलब क्या होता है? Yes, p of 0 का मतलब क्या होता है? p of 0 is equal to 0 का मतलब क्या होगा? थोड़ा कोई सोच के बताएगा. अगर मैं कहता हूँ कि p of 0 is equal to 0, उसका मतलब क्या होना चाहिए? Yes, my constant term is 0. अगर कोई भी पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म 0 है तो क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि x उसको डिवाइड करता है उस पॉलिनोमियल को, है ना? बिकॉज अब हर किसी टर्म में से x एज अ कॉमन बाहर ले सकते हैं, करेक्ट है ना? कि अगर मैं बोलता हूँ कि p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर आपने उस पॉलिनोमियल में 0 रखा x की जगह पे तो आंसर आ रहा है 0, यानी कि कांस्टेंट टर्म 0 है. अगर कोई भी एक पॉलिनोमियल लेता हूँ मैं a(n)(xn) प्लस डॉट 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 a1x, इसमें अगर कांस्टेंट टर्म 0 है, यानी कि मैं सब में से x कॉमन लेके मैं यहाँ पे कुछ लिख सकता हूँ, करेक्ट? यानी कि मुझे पता चला दिस मीन्स दिस आर p ऑफ x इनसाइड इंटीजर्स सच दैट माई x डिवाइड्स माई p ऑफ x. अगर मैं कहता हूँ कि p ऑफ x वो सारे एलिमेंट हैं विच आर डिविजिबल बाय x, उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये होगा कि x जो है, यानी कि p ऑफ x जो है, इट इज अ मल्टीपल ऑफ x. इफ आई टेल यू माई x डिवाइड्स p ऑफ x, दिस इंप्लाइज मी कि मेरा p ऑफ x जो है दिस इज नथिंग बट q ऑफ x टाइम्स दिस x, है ना? डिवाइड का मतलब ये होता ना, व्हेन यू टेल a डिवाइड्स b, दैट मीन्स व्हाट? देयर एग्जिस्ट सम c such that your b can be written as a times c. Whenever I say x divides p of x, that means there exists some q of x such that my p of x can be written as q of x times x. Yes or no? ये समझा सबको? बिकॉज मैं यहाँ से सिर्फ कर्नल के बारे में सोचने वाला हूँ कि कर्नल ऑफ एक्स एफ जो है, फाई जो है, वो मुझे जो चाहिए मैं वो लाने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ. ओके, सो यहाँ से मुझे पता चला x डिवाइड्स p ऑफ x. इसका मतलब कि मेरा p of x जो है are such an element of z of x such that my p of x can be written as q of x times x for some q of x. मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ बिकॉज अदरवाइज पेज जो है ना वो बहुत बड़ा हो जाएगा. फॉर सम q of x inside my z of x. ठीक है, अब यूनिट नंबर 3 के अंदर ये डिविजिबिलिटी के बारे में सब चीज़ें देखोगे. ये एक्चुअली दूसरे के लिए होमवर्क मैंने रखा था, बट नो प्रॉब्लम, ये शायद नेक्स्ट क्लास में चला जाएगा, नो इशू. ओके, सो इसका मतलब क्या हो गया? क्या यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि कर्नल ऑफ फाई के अंदर वो सारे पॉलिनोमियल्स है विच आर नथिंग बट मल्टीपल्स ऑफ एक्स, है ना? कर्नल ऑफ फाई के अंदर वो सारे पॉलिनोमियल्स आ रहे हैं विच आर नथिंग बट मल्टीपल ऑफ एक्स. अगर मैं कहता हूँ वो सारे एलिमेंट्स को कलेक्ट करो जो मल्टीपल ऑफ एक्स है, दैट इज नथिंग बट दिस सेट. इसके अंदर वही होता ना, इसके अंदर होता क्या है? तो इसके अंदर होता है x टाइम q ऑफ x वेयर माई q ऑफ x इज सम एलिमेंट ऑफ z ऑफ x, है ना? तो मैंने यही मेहनत कर रहा था मैं यहाँ पे कि मैं आपको ये बता के दूं कि कर्नल ऑफ फाई आर नथिंग बट ऑल दोज एलिमेंट सच दैट all those polynomials such that those are nothing but multiple of my x, a polynomial x. ठीक है, तो अब मुझे क्या पता था कि यहाँ पे मार्कर से मैं लिख देता हूँ, मार्क कर लेता हूँ. यहाँ पे मुझे ये पता था ना, तो आई एम यूजिंग दैट स्टेटमेंट. अब मुझे कर्नल ऑफ फाई का वैल्यू पता है, मैं उस चीज़ को यूज़ करूँगा. सो आई न्यू दैट माई जेड ऑफ एक्स बाई कर्नल ऑफ फाई जो है उसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ ये इज आइसोमॉर्फिक टू जेड. तो सिंपल सी चीज़ है, हम लोग स्लो जा रहे हैं बिकॉज आप लोगों ने ये चीज़ें की नहीं है. जब आप दूसरी बार करोगे ना तो ये आपको 2 मिनट भी नहीं लगेगा इस चीज़ को करने को. सो सेम आइडिया कुड बी प्रूव. तो ये तो हमें पता चल गया. वी कैन प्रूव दैट फॉर एनी रिंग आर माई आर एक्स modulo the ideal generated by this will be isomorphic to the ring R. अगर आपको सपोज z की जगह पे q दिया, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स दिया या फिर कोई भी रिंग दे दिया, तो ये सेम रिजल्ट ट्रू होता है.
ठीक है। अगर एग्जाम के अंदर सिर्फ रिंग के लिए पूछा है तो जहां कहीं भी आपने z ऑफ x के एलिमेंट लिए है तो वहां पे r ऑफ x का एलिमेंट ले लेना, जहां पे आपने z लिया उसकी जगह पे r ले लेना, ठीक है। तो सेम प्रूफ गोज फॉर r ऑल्सो, कोई भी रिंग, आर्बिटरी रिंग r के लिए भी सेम प्रूफ जाता है, ठीक है। तो हम लोग आज के लेक्चर में इतना ही करना था। और एक छोटा सा चीज़ है, ये छोटा सा चीज़ क्या करूँगा ना, आप लोग इसको ट्राई करोगे, ट्राई इन द सेंस कि मैं एज अ होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, ये अगर आपसे होता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। दिस इज अबाउट आवर नेक्स्ट लेक्चर।